प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत आज जो दूसरा विभाग हमारा चल रहा है, राजभाषा हिंदी, इसी के अंतर्गत आज हमें जो देखना है वो राजभाषा हिंदी प्रचार एवं प्रसार, मतलब राजभाषा हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में किन किन संस्थाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसके कारण हिंदी का इतना अधिक आज प्रचार हुआ है, या कि यूं कहूं कि पूरे विश्व में हिंदी फैली है। तो हिंदी का जो प्रचार एवं प्रसार है ये ऐसे ही नहीं हुआ है। कई कई व्यक्तिगत लोगों ने, चाहे वो राजनीति से संबंधित रहे या ना रहे, एक तो वो लोग थे और दूसरा जो संस्थागत जो लोग थे, मतलब कई संस्थाएं हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में कार्यरत रही हैं और उन्हीं का संक्षेप में हम परिचय देखेंगे। आपके पाठ्यक्रम में 4 संस्थाएं रखी गई हैं, उन चारों संस्थाओं का हम एक एक करके प्रचार या प्रसार किस तरह से किया है इसको हम देखेंगे, क्योंकि इसके लिए पहल जो की गई है वह जब नागपुर का अधिवेशन हुआ 1936 की मैं बात कर रहा हूं, तब यह तय हुआ कि राष्ट्रभाषा के व्यापक प्रचार की दृष्टि से कुछ न कुछ किया जाए, सक्रिय कदम उठाया जाए। तो इस अधिवेशन के जो सभापति रहे हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ में राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया और उस प्रस्ताव को जमनलाल बजाज ने उसको अनुमोदन किया और यह तय हुआ कि एक हिंदी प्रचार समिति का गठन किया जाए, जिसके द्वारा हिंदी का प्रचार एवं प्रसार किया जा सके। और उसमें जो है कुछ लोग या 15 सदस्य पहले इसमें चुने गए हैं, पहले 15 सदस्य चुने गए, बाद में इसकी संख्या और भी बढ़ाई गई, लेकिन ये उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, 1936 ईस्वी सन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर यह कदम उठाया गया कि हिंदी प्रचार एवं प्रसार के लिए एक समिति, या कि ये कहूं कि हिंदी प्रचार समिति बनाई गई। यह बात हमारे लिए स्पष्ट है। यद्यपि उन जो सदस्य थे, देखिए इसलिए इनके नाम महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि उनमें जो सदस्य के रूप में जो कार्यरत रहे हैं, ये भारतीय राजनीति में या देश के उन्नति में जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें महात्मा गांधी जी, जिसे हमने राजेंद्र प्रसाद का और टंडन जी का नाम तो पहले ही लिया, इनके अतिरिक्त महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उसके बाद काका साहेब कालेलकर जी, माखनलाल चतुर्वेदी, नरेंद्र देव, राघव दास, वियोगी हरि, ब्रिजलाल बियानी, शंकरराव देव, हर शर्मा, श्रीनाथ सिंह, नर्मदा सिंह आदि महत्वपूर्ण सदस्य हैं। लेकिन इसके बाद भी कुछ सदस्यों को देखा गया कि महिला सदस्य की संख्या इसमें न के बराबर है। इस कारण क्या हो गया, इनमें और भी सदस्य जोड़े दिए गए हैं। मैं प्रचार समिति की बात कर रहा हूं और आगे इसका नाम भी परिवर्तित हुआ है, इस पर भी मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन कुछ एक नाम इसमें और जुड़ जाते हैं। उसमें से प्रमुख है लोक सुंदरी रमन, श्रीमती पेराल बेन, श्रीमती रमा देवी, सत्यनारायण और श्री मन्ना नारायण अग्रवाल जी के 5 सदस्य और शामिल हुए और आगे चलकर जो है इसका नामकरण हुआ, वो था राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। देखिए पूरे देश का जो केंद्र रहा है, सबसे पहले जिन्होंने हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो है राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। और ये जो मैं नाम आपको बता रहा हूं ये इसी वर्धा के प्रचार समिति के सदस्य हैं। अब किस उद्देश्य से, उद्देश्य तो एक ही था कि हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना, हिंदी को सक्रिय बनाना, हिंदी भाषा को सक्रिय बनाना। और इसका एक अधिवेशन भी हुआ, साहित्य सम्मेलन भी, 27वां अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन भी वर्धा द्वारा आयोजित किया गया। और इसका उद्देश्य जैसे मैंने पहले कहा है, उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा का प्रचार हिंदीतर प्रदेशों में करके उसे अखिल भारतीय रूप प्रदान करना,
और उसे द्वारा भारत की भावनात्मक एकता को परिपुष्ट करना। न केवल हिंदी, क्योंकि अधिकांश ये देखा गया है, आज भी हमको दिखाई देता है कि जो हिंदी प्रदेश है, अब ये हिंदी प्रदेश क्या होता है, देखिए कि दिल्ली से लेकर तो महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर तो बंगाल तक, यह जो प्रदेश आता है इसको हम हिंदी प्रदेश कहते हैं। जहाँ की जो भाषा है वह हिंदी है, यहाँ पर तो हिंदी का प्रयोग अधिक होता है। तो हिंदी तर प्रदेशों में, हिंदी तर प्रदेश महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के जितने नीचे के राज्य आते हैं वो हिंदी तर प्रदेशों में जिनको लिया जाता है, जिसमें तमिलनाडु, मलयालम मैंने कहा, तेलुगु है, मतलब तमिल क्या कहेंगे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, ये जितने भी है ये अहिंदी प्रदेश जिसको कहा जाता है। इसलिए समिति के स्थापना काल से ही इसका ध्येय रहा है कि एक हृदय हो भारत जननी, इसलिए इनका एक उद्देश्य रहा है, एक हृदय हो भारत जननी। पूरे भारत को यदि हमको एकजुट रखना है तो एक भाषा का प्रयोग अनिवार्य हो जाता है, और उसी उद्देश्य को लेकर हिंदी प्रचार सभा वर्धा ने अपना कार्य किया है। और इसका कार्य क्षेत्र क्या है, ये प्रचार समिति जो वर्धा है इसका कार्य क्षेत्र न केवल महाराष्ट्र रहा है, तो वर्धा जो है ये महाराष्ट्र का एक जिला है, तो न केवल महाराष्ट्र बल्कि इसका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो दिल्ली, असम, बंगाल, मणिपुर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बेलगांव, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार आदि प्रदेशों में भी ये जो प्रचार समिति वर्धा है ये कार्यरत रही है। और न केवल राज्य में बल्कि विदेशों में भी राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया है इस हिंदी के क्षेत्र में, जिसमें फिजी, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ्रीका, लंदन, बहुत सारे देश है, सूडान आदि जगहों में भी इस समिति ने प्रचार एवं प्रसार का कार्य किया है। और कार्य किया है मतलब क्या किया है, तो इन्होंने क्या किया, कुछ परीक्षाएं ली, अपना पाठ्यक्रम निर्धारित किया और कुछ एक परीक्षाएं ली, और जो परीक्षा देगा मतलब हिंदी को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए छोटी छोटी जैसे कक्षा वगैरह जैसे होती है जो हम आप जो शिक्षा लेते हैं, उसी प्रकार से कुछ परीक्षाएं इन्होंने रखी है जिनके नाम भी लिखे थे। प्राथमिक यानी इसमें पहले पहल क्या है, अंकों का लेखन या फिर जैसे मात्रा वगैरह सामान्य जानकारी, जैसे एक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कक्षा जैसे होती है उस प्रकार से ये परीक्षाएं भी लेते हैं, और परीक्षा के नाम भी दिए गए हैं, जैसे प्राथमिक है, प्रारंभिक है, प्रवेश परीक्षा है, परिचय है, कोविद है, राष्ट्रभाषा आचार्य है, अध्यक्ष कोविद है, अध्ययन विशारद है। ऐसे कई कई प्रकार की परीक्षाएं, मतलब ये स्तर पर स्तर, मतलब ऊंचे स्तर पर पहले प्रथमा, माध्यमा, इस तरह से करते हुए ये जो लोग हैं वो परीक्षाएं वगैरह लेते हैं, सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है, प्रमाण पत्र देते हैं। इससे क्या होता है कि हिंदी जो नया सीखता है या जो महाविद्यालय में जिसने अपनी भाषा सीखा है वह जो है हिंदी को सीखने के लिए ये परीक्षाएं भी दे सकता है। और आज जो है, आज इसके तकरीबन 2400 परीक्षा केंद्र विभिन्न प्रदेशों में आज भी चल रहे हैं। देखिए मतलब प्रचार कैसे करते हैं ये प्रचार समिति वर्धा, तो कई परीक्षाएं ली जाती हैं। कितने केंद्र है, 2400, लगभग 2500 जो है इनके केंद्र है पूरे देश विदेश में, जहाँ जिस माध्यम से ये लोगों को हिंदी के प्रति रुचि जागृत कर रहे हैं। तो केवल परीक्षाएं नहीं लेते बल्कि ये जो प्रचार समिति वर्धा है ये पत्रिकाएं एवं प्रकाशन भी करती है। प्रकाशन की किताब को छापा जाता है उसको हम प्रकाशन कहते हैं, और कुछ एक पत्रिकाएं निकलती है। पत्रिकाएं जो आर्टिकल जिसमें लिखा होता है, आपका आलेख जिसमें लिखा होता है, इसको पत्रिकाएं कहते हैं। ये मासिक होती है, त्रैमासिक होती है, 6 मासिक होती है, वार्षिक होती है ना। मतलब आपने जो कुछ किया, आपने जो कुछ अनुसंधान किया, आपने कोई अगर शोध कार्य किया, आप कोई कविता लिखते हो, कहानी लिखते हो, तो वो कहाँ छपेगी,
बहुत कम लोग हैं, इसको छपवा देते हैं। इस कारण क्या है, कुछ एक पत्रिकाएं भी ये वर्धा जो प्रचार समिति है वो प्रकाशन का काम भी करती है। इनके द्वारा साहित्य निर्माण के साथ साथ पाठ्य पुस्तक का प्रकाशन भी होता है, विद्यालय संचालन आदि भी होता है। और इनकी एक जो पत्रिका है वो है राष्ट्रभाषा और राष्ट्र भारती। दो पत्रिकाएं आज भी जो है अविरत रूप से निकल रही है, और इसके साथ साथ जो है इनकी 52 पुस्तकें पाठ्यक्रम के रूप में प्रकाशित कर चुकी है। पाठ्यक्रम में भी जो है सिलेबस जिसको हम कहते हैं उसमें भी इनकी किताबें लग चुकी है। मतलब ये ऐसे ही काम नहीं करते हैं, जो भी किताबें छप रही है ये पाठ्यक्रम में भी लग रही है। और इसके साथ साथ जो है इन्होंने कई ग्रंथों का निर्माण, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनका निर्माण किया, जिसमें प्रमुख है राष्ट्रभाषा कोश, फ्रेंच स्वयं शिक्षक, भारतीय वाङ्मय के 3 भाग, मराठी का वर्णनात्मक व्याकरण, सोरठा तेरा बहता पानी गुजराती उपन्यास है, धरती की ओर जो कन्नड़ उपन्यास है, लोकमान्य तिलक जो गौरव जीवन गौरव ग्रंथ है, भारत भारती जो तेलुगु तमिली कन्नड़ मराठी गुजराती आदि में जो है इन्होंने प्रकाशन या प्रकाशित ग्रंथ भी इन्होंने किए हैं। मतलब इस हिंदी के दृष्टि से या राजभाषा हिंदी के दृष्टि से प्रचार समिति वर्धा का महत्वपूर्ण योगदान हमको दिखाई देता है। इतना ही नहीं तो इन्होंने ये जो है कुछ एक क्या कहेंगे कि पुरस्कार भी ये देते हैं कि हिंदी की जो सेवा करते हैं लोग या हिंदी को बढ़ावा देने के लिए उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कुछ एक पुरस्कार भी ये देते हैं। 1500 रुपए के लगभग का एक पुरस्कार है जिसका नाम है महात्मा गांधी पुरस्कार, यह भी ये लोग देते हैं। और नियमित रूप से सन 1953 से हिंदी दिवस को मनाया जाता है। ये हिंदी दिवस हर जगह मनाया जाता है, लेकिन एक विशेष बात है कि यह निर्णय लिया गया इस प्रचार समिति वर्धा ने सन 1953 में कि क्यों न हिंदी दिवस को मनाया जाए। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। हम भी या पूरे कार्यालय जितने भी देश के कार्यालय है इसमें आज भी हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस प्रकार अंत में यदि हम कहें तो इस प्रकार राष्ट्रभाषा समिति वर्धा अपने कार्य क्षेत्र में अब तक आ गए प्रदेशों में स्थानीय समिति के माध्यम से व्यापक तथा सक्रिय हिंदी प्रचार में जुटी हुई है। आज भी इनके प्रयास चल रहे हैं और इसी का प्रतिफल है। याद में रखिएगा, ये इन संस्थाओं का योगदान इस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस समय से इन्होंने पहल की। मैं मतलब आपको यद्यपि इसके पहले भी मैंने बताया कि 1936 से ये कार्य कर रहे हैं हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में, और उसी का प्रतिफल है कि आज हिंदी का विकास उत्तरोत्तर हो रहा है। और आज भी ये प्रचार समिति वर्धा ये हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में जो है वो सक्रिय रूप से जुटी हुई दिखाई देती है। यह था प्रचार समिति वर्धा का योगदान। अब हम दूसरा जो महाराष्ट्र प्रचार सभा पुणे इनका योगदान देखेंगे। देखिए प्रधान रूप से आपको 4 प्रचार समिति संस्था जिसको हमने कहा है, आप अगर पाठ्यक्रम में देखेंगे तो विभाग नंबर 2 राजभाषा हिंदी, इसके अंतर्गत जो चौथा पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि संस्थागत कार्य। तो संस्था कौन सी है? एक राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है, दूसरी है महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे, तीसरी है मुंबई हिंदी विद्यापीठ मुंबई, और चौथी है महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा औरंगाबाद। ये 4 संस्थाएं आपको पाठ्यक्रम में रखी गई है। और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो हिंदी के प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, किंतु हमारे लिए इतना ही हम इसका परिचय देखेंगे। तो हमारी आज जो है क्या कहेंगे कि वर्धा जो है हिंदी प्रचार समिति वर्धा, इसका योगदान हमने देखा। अब हम जो है वो महाराष्ट्र प्रचार सभा पूना को देखेंगे। पूना जैसे हम जानते हैं महाराष्ट्र है। देखिए एक विशेष बात मैं बता रहा हूँ कि हमने पाठ्यक्रम में क्या किया है कि महाराष्ट्र के ही
संस्थाओं को लिया है। हाँ? और दूसरी बात, महाराष्ट्र ही केंद्र रहा है हिंदी के प्रचार सभा का। यद्यपि मैं आगे जाकर यह कहूं, वर्धा जो है इसका प्रधान कार्यालय है वर्धा में। हाँ? आज भी वहां पर महात्मा गांधी जो है खुला विश्वविद्यालय, आज भी वहां पर हिंदी विश्वविद्यालय, माफ कीजिएगा, हिंदी विश्वविद्यालय वहां पर आज भी कार्यरत है। तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है वर्धा का प्रचार और प्रसार का। अब जो है हम महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पूना को देखेंगे। इस संस्था की स्थापना राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सन 1937 में हुई। इन कार्यकर्ताओं का समिति में मतभेद हो जाने के कारण इन्होंने अपनी अलग संस्था की स्थापना की, जिसमें बोपनेने जो समिति की पूना शाखा के मंत्री थे, समिति से अलग होकर सभा के मंत्री पद को संभाल लिया। तब से यह संस्था उन्हीं के मार्गनिर्देशन में हिंदी प्रचार के कार्य में लगी हुई। ये पहले वर्धा में ही थे, लेकिन कुछ सदस्य वहां से मतभेद हो गए, होता है हर जगह होगा, तो उनके मतभेद हो गए, तो ये वहां से अलग होकर इन्होंने एक स्वतंत्र अपनी संस्था निकाली, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पूना, और उसी में कार्य करते। इनके इसकी स्थापना में, जो पूना की जो संस्था है, इसकी स्थापना में आचार्य काका साहब कालेलकर, श्री शंकर देव तथा महामहोपाध्याय प्राध्यापक दत्तो वामन पोद्दार आदि साहित्यकार का विशेष हाथ रहा है। तो ये लोगों ने भी काफी सहकार जो है वो किया है। सभा की प्रारंभ से मान्यता रही कि भारत में अंतर प्रांतीय व्यवहार के लिए जिस भाषा का उपयोग सदियों से आमतौर पर चलता आ रहा है वो हमारी राष्ट्रभाषा है। इसके लिए हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी ये तीनों नाम रूढ़ है। इन्होंने भी देखिए, हर एक समिति का उद्देश्य केवल वही है कि राष्ट्रभाषा का विकास करना। तो यहाँ पर भी अंतर प्रांतीय व्यवहार के लिए, प्रांत मराठी शब्द आता, प्रांत यानी राज्य को कहते हैं, स्टेट को कहा जाता है। तो उसके लिए इस सभा की विशेष मान्यता ये रही है, पूना की यह विशेषता रही है या इनकी यह मान्यता है कि राष्ट्रभाषा हिंदी सर्वसंग्राही होनी चाहिए। इसके प्रति जनता में अपनापा पैदा हो और यह सच्चे अर्थों में सर्वदेशिक भाषा बने। देखिए, ये पहले से इनका मोटो रहा है, इनका उद्देश्य रहा है, और जिस उद्देश्य को लेकर ये चल रहे हैं वो क्या है कि राष्ट्रभाषा हिंदी सर्वग्राही, सभी सम्मत, सभी लोगों के लिए ये होनी चाहिए। और इस दृष्टि से भारत की समस्त भाषाओं तथा उनके साहित्यकारों की सहायता से इसका विकास होना चाहिए। इस आसान, आम फहम और उपयोगी बननी चाहिए। इसी कारण वो भी यही चाहते थे कि ये जो है आम लोगों की भाषा बन जाए। कौन सी भाषा? राष्ट्रभाषा की मैं बात कर रहा हूँ, या राजभाषा की बात कर रहा हूँ, या फिर मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। सीधे सीधे तौर पर हम कह रहे हैं। सभा का कार्य क्षेत्र मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्र तक ही सीमित है, और यह भी थोड़ा सा बंधन है, सीमा है। जैसे मैंने कहा कि पूना में है, पूना महाराष्ट्र पड़ता है, इसलिए इनका जो प्रचार और प्रसार का कार्य है वो मराठी भाषी क्षेत्र तक ही सीमित है, या महाराष्ट्र तक ही ये सीमित है। सभा के अंतर्गत अनेक परीक्षाओं का आयोजन होता है, जिनमें हर साल लाखों विद्यार्थी हिस्सा लेते हैं। सभा की ओर से कई विद्यालय चलते हैं। ये एक विशेष बात, आज भी यदि आप पूना जाते हो तो आपको वहां पर कई हिंदी विद्यालय दिखेंगे जो महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे के अंतर्गत चलते हैं। ये एकमात्र ऐसा जो है एक समिति है, प्रचार सभा है, जिनके महाविद्यालय और विद्यालय आज भी कार्यरत है पूना में। शिक्षकों की योग्यता बढ़ाने के लिए सभा शिविरों का आयोजन करती है। विद्यार्थियों के मार्गदर्शन के लिए व्याख्यान मालाएं, लेखन स्पर्धाएं, नाटक तथा परीक्षार्थियों को पुरस्कार से या ये प्रवृत्त करती है, जिनसे हिंदी प्रचार कार्य में उत्तरोत्तर उत्साह बना रहे। ये समिति क्या करती है? शिक्षकों को पुरस्कार देती है, स्पर्धाएं लेती है, आयोजन करती है,
वाद विवाद स्पर्धाएं या जो भी जितनी भी स्पर्धाएं होती है जिससे हिंदी का प्रचार प्रसार हो या उसमें जो है उत्साह बन सके। सभा का अपना प्रकाशन विभाग मंत्रालय है। देखिए जैसे हमने वर्धा में देखा था उसी तर्ज पर प्रचार सभा पुणे में भी, लेकिन मैं इसलिए बार बार पूरा नाम नहीं ले रहा हूँ, आपको ये नाम शायद याद हो गया होगा। तो महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा पुणे का अपना भी एक प्रकाशन विभाग है या मुद्रणालय जिसको हम कहते हैं। मुद्रणालय मराठी शब्द है जिसको प्रकाशन जैसे इसके पहले हमने इस पर विस्तार से चर्चा की है। ये क्या करता है, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त सभा ने न केवल हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने क्या किया, मराठी हिंदी शब्दकोश भी बनाया है, प्रकाशन किया मराठी हिंदी। जिसे केवल हिंदी में ही लोग हैं तो केवल हिंदी ही पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मराठी भाषिक लोग हैं फिर मराठी के शब्द को हिंदी में क्या कहा जाता है, अब ये कहाँ से मिलेगा हमको। तो इसलिए इसी समस्या के कारण सभा ने क्या किया, शब्दकोश बनाया है। कैसा, मराठी हिंदी शब्दकोश, मराठी को के शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं। उर्दू साहित्य का इतिहास, ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। देखिए उर्दू साहित्य के इतिहास नाम का एक ग्रंथ भी इन्होंने छापा है। साथ में हिंदी नागरिक प्राइमरी अंग्रेजी राष्ट्रभाषा का अध्यापन, मराठी स्वयं शिक्षक और शब्द प्रयोग कोश आदि जो है इनकी कई पुस्तकें या ग्रंथ जो है प्रकाशित आज हुए हैं। उपन्यास, नाटक, कहानी आदि आदि से संबंधित इनकी जो पुस्तकें हैं वो काफी क्या कहेंगे कि बहुमूल्य रही है। और उसके साथ साथ ही अनुवाद की प्रक्रिया या अनुवादित कृतियां भी इनके द्वारा काफी अधिक प्रकाशित की गई है, क्योंकि आज भी इसकी आवश्यकता है अनुवाद की। मराठी साहित्य में यद्यपि बहुत अच्छा उपन्यास लिखा गया है, लेकिन ये केवल महाराष्ट्र प्रदेश तक ही या मराठी भाषी तक ही सीमित न हो, ये हिंदी के लोगों को भी समझ में आ जाए या क्या विषय है, किस प्रकार की परिस्थितियां महाराष्ट्र में है, ये जानने के लिए अनुवाद आवश्यक है। जब अनुवाद होगा, हिंदी में अनुवाद होगा विशेषकर, तो हिंदी या हिंदी भाषी लोग भी उस मराठी साहित्य को परखने लगेंगे, समझने लगेंगे। इसलिए इस दृष्टि से भी यह समिति का प्रधान कार्य रहा है। साथ ही साथ राष्ट्रवाणी नाम की पत्रिका है, इनकी आज भी निकलती है, जो मासिक पत्रिका है। हर महीने जो है ये पत्रिका छपती है। और जाहिर बात है, मैं जब ग्रंथालय की बात करता हूँ, लाइब्रेरी की बात करता हूँ, तो एक 12-15 हजार से ज्यादा पुस्तकें, जिसको हम कहते हैं किताबें, हैं इनके ग्रंथालय में आज भी मौजूद है। कई जो है अनेक राष्ट्रीय नेताओं का सहयोग इसे प्राप्त है। देखिए जब तक राष्ट्रीय नेताओं का, लोगों का जब तक सहकार्य नहीं होगा, सहयोग नहीं मिलेगा, तब तक कोई भी समिति का विकास होना थोड़ा सा मुश्किल हमको लगता है। तो इस संदर्भ में जैसे हमने वर्धा की भी बात कही थी, और ये जो पुणे की जो बात कर रहे हैं, वैसे तो जितने भी संस्थाएं हैं इनमें राष्ट्रीय पुरुषों का, अनेक राष्ट्रीय नेताओं का, चाहे वो राजनीति से संबंधित हो, हमें वहां राजनीति के दृष्टिकोण से हमको नहीं सोचना है। हम केवल राष्ट्रभाषा के प्रचार एवं प्रसार के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यह आवश्यक हो जाता है कि जो राष्ट्रीय नेता है वह, उनका सहयोग जो है इन सभाओं को मिलता रहा है। शायद एक प्रमुख कारण हिंदी के प्रचार प्रसार का या इन सभाओं को बनाए रखने का या आज तक जीवित रखने का, या जीवित जो रखा गया है, उसके मूल में यही लोग है, यही राष्ट्रीय लोग है। यद्यपि ये नहीं होते तो शायद प्रचार प्रसार या समितियां वहीं पर समाप्त हो जाती या बंद हो जाती, लेकिन इन्हीं लोगों के सहयोग के कारण जो है ये आज भी अविरत रूप से हिंदी के प्रचार एवं प्रसार में लगी हुई है। तो आज हम यहाँ पर रुकते हैं।
हमने 2 प्रचार समितियां देखी, जो राजभाषा प्रचार समिति थी वर्धा और महाराष्ट्र राष्ट्र भाषा प्रचार समिति पुणे ना, दोनों के कार्य को देखा, हिंदी के विकास को देखा, या हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार को हमने देखा कि क्या क्या करती है ये समितियां। इसी प्रकार से और 2 संस्थाएं आपको पाठ्यक्रम में रखी गई है, जो मुंबई विद्यापीठ मुंबई और महाराष्ट्र हिंदी प्रचार सभा औरंगाबाद है, जिसको हम अगले पीरियड में ले लेंगे। तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।